Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss a reading named Going Bananas, and we are going to highlight two main categories that are true false not given and multiple choice questions. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. In Going Bananas, the first question category that we have here is nothing else than complete the sentences, and we have three words limit here. Question number one here is banana was first eaten as a fruit by humans almost dash years ago. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जो बनानास थे वो ह्यूमन ने फर्स्ट टाइम खाए थे कितने साल पहले? आंसर इज 10,000 years ago. अभी इसकी लोकेशन हमें मिल रही है एवरीवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बात तो फर्स्ट पैराग्राफ में होगी ना. लाइन नंबर वन में यहाँ पर रिटन है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बिलीव दैट फर्स्ट एडिबल बनाना. एवरीवन, एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जिसको खा सकते हैं. सो पहला जो खाने वाला बनाना था वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 10,000 years ago. हमारा 10,000 साल पहले हमें मिल गया था कि खाने वाला बनाना कौन सा होता है. दैट मीन्स कि 10,000 साल पहले खाना स्टार्ट कर दिया. यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया, दैट इज 10,000. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीवन वी हैव हियर इज बनाना वॉज फर्स्ट प्लांटेड इन डैश. कि बनाना पहले कहाँ पर प्लांट किया गया था. सेम पैराग्राफ में इसकी लोकेशन होगी क्योंकि हिस्ट्री है ये. एवरीवन फ्रॉम द सेकेंड लाइन, इट हैज बीन एट द एवोल्यूशनरी स्टैंडस्टिल एवर सिंस इट वाज फर्स्ट प्रोपगेटेड. प्रोपगेटेड का एवरीवन मीनिंग होता है जी ग्रो करना. ग्रोन इन द जंगल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. वो बोल रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इसको प्रोपगेट किया गया था. दैट मीन्स इसको कल्टीवेट किया गया था. दैट मीन्स इसको ग्रो किया गया था, प्लांट किया गया था. सो कहाँ पर ये हुआ था? इट हैपेंड इन साउथ ईस्ट एशिया. सो हमारे यहाँ से आंसर आ गया साउथ ईस्ट एशिया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, वाइल्ड बनानास टेस्ट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय इट्स डैश. कि जो फॉरेस्ट में पाया जाता बनाना है, जो वाइल्ड बनाना है ना, उसका टेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ था किसी चीज की वजह से. हमने बताना कि किस चीज की वजह से जो उसका अफेक्ट है वो उसके टेस्ट का बहुत इफेक्ट पड़ा. आंसर इज हार्ड सीड्स. क्योंकि उस बनानास में ना हार्ड सीड्स होते थे, इसलिए उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था. किसे? एवरीवन फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 में गिवन है नॉर्मली द वाइल्ड बनाना. एवरीवन, वाइल्ड बनाना मतलब फॉरेस्ट में जो मिलता है ना. द वाइल्ड बनाना अ जान जंगल हर्ब कॉल्ड मूसा अकुमिनाटा कंटेन्स अ मास ऑफ हार्ड सीड्स. इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हार्ड सीड्स होती हैं दैट मेक द फ्रूट वर्चुअली इनएडिबल. जिसकी वजह से, इन हार्ड सीड्स की वजह से हम फ्रूट को खा ही नहीं पाते. दैट मीन्स इसके टेस्ट के ऊपर फर्क पड़ गया. किसकी वजह से? हार्ड सीड्स की वजह से. यहाँ से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, हार्ड सीड्स. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. हमारे पास अभी कैटेगरी है, हमें लिस्ट ऑफ पीपल गिवन है. हमने उनको करेक्ट जो स्टेटमेंट्स है ना उनके साथ बस मैच करना है. और हमें नोट भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि हम किसी भी लेटर को एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स कि मे बी हम किसी एक इंसान को बार बार यूज कर सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, वैसे बेसिक इसको स्ट्रेटजी क्या है, आप इन सभी के नेम फाइंड आउट करो और फिर वन बाय वन इनको सॉल्व कर दो. ठीक है, जैसे हमें रोडोमीरो ऑर्टिस पहली बार मिला था, हमने इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना था और इसके जो हमने इसके बारे में पढ़ना था, फिर वन बाय वन क्वेश्चन को आकर ऐसी कैटेगरी को हमने सॉल्व कर देना था. क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करने लग पड़े, हमें पहले इसका कीवर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसका कीवर्ड हमें मिलेगा ही नहीं. लेकिन ये जो लिस्ट ऑफ पीपल है ना, ये हमें इजीली मिल जाएंगे, आसानी से कीवर्ड है. सो ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे, इनको रीड करेंगे, फिर वन बाय वन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे. ये यूजुअल हम स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंपल वे में. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हियर इज अ पेस्ट इन्वेजन में सीरियसली डैमेज बनाना इंडस्ट्री. की जो बनाना की इंडस्ट्री है ना, उसको एक पेस्ट जो है ना वो सारी की सारी बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकता है. इसकी बात हुई थी एवरीवन जियोफ हॉटन के साथ. इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ, जो आपका फर्स्ट पेज पर पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ नंबर 3. या पैराग्राफ नंबर 3 में आपको जियोफ हॉटन का नेम लास्ट लाइन में मिलना था. यहाँ पर आपको जियोफ हॉटन मिल गया. हमने फर्स्ट से रीड करना है, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है. When some pest or disease comes along, जब कोई पेस्ट या कोई डिजीज आती है, severe epidemics can occur. epidemics का मतलब होता है जी जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कोई डिजीज स्प्रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, फसल खराब हो जाती है या डिजीज स्प्रेड हो जाती है, उसको बोलते हैं. सो यहाँ पर लिखा है कि जब कोई पेस्ट आता है
तो उसके साथ डिजीज भी आती है और फिर बहुत ही बड़े पैमाने पर लेवल पर वो चीज होती है। दैट मीन्स कि हमारा सारा का सारा क्रॉप खराब हो जाएगा उसकी वजह से। ये किसने बोला एवरीवन? जियोफ हॉर्टिन ने। यहाँ से हमारा फोर्थ का आंसर आया, दैट इज ऑप्शन एफ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द इफेक्ट्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन सॉइल इज ऑफन लॉन्ग लास्टिंग। कि जो फंगल इन्फेक्शन का इफेक्ट पड़ता है ना सॉइल के ऊपर, वो बहुत ही लंबे समय तक होता है। आंसर इज ए, ये रोडोमीरो ऑर्टिज ने बोला था। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन। फर्स्ट पेज पर ही हमें मूव करना पड़ेगा। जो 4 नंबर पैराग्राफ है ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा। 4 नंबर पैराग्राफ में सेंटर में से रोडोमीरो ऑर्टिज का नेम मिलना था हमें यहाँ से, और इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड्स। वंस द फंगस गेट इनटू द सॉइल, जब एक बार सॉइल में फंगस चलेगी, इट रिमेन्स देयर फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुत ही साल वहां पर रहती है। दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग है ये। देयर इज नथिंग फार्मर्स कैन डू, फार्मर उसके बारे में फिर कुछ नहीं कर सकता। इवन केमिकल स्प्रेइंग वॉन्ट गेट रिड ऑफ इट, अगर आप केमिकल्स भी यूज करोगे उसका भी यहाँ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स कि रोडोमीरो ऑर्टिज ने क्या बोला कि फंगस से तो आप छुटकारा ले ही नहीं पाओगे, अगर एक बार सॉइल में चलेगी फिर तो बहुत सारे साल ही वो वहां पर रहेगी। दैट मीन्स वो लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया फिफ्थ का, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, a commercial manufacturer gave up on breeding bananas for disease resistant। दैट मीन्स कि एक मैन्युफैक्चरर, एक इंसान जो बिजनेस के वास्ते बनानास उगाता था, उसने बनानास की ब्रीडिंग ही छोड़ दी क्योंकि वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं थे। ओके, सो एक कमर्शियल मैन्युफैक्चरर था जिसने ब्रीडिंग ही छोड़ दी बनानास की फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज के वो रेजिस्टेंट होंगे इसके कारण। आंसर इज डी, रोनाल्ड रोमेरो ने ये चीज बोली थी। एवरीवन सेकंड पेज पर आपको रोनाल्ड रोमेरो का नेम मिलना था, नीचे से थर्ड पैराग्राफ में, और आपने स्टार्ट करना रीडिंग इसकी लास्ट फोर्थ लाइन में। वहां पर लिखा है, एंड कमर्शियल बनाना कंपनीज आर नाउ वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ द होल ब्रीडिंग एफर्ट। कि कमर्शियल बनाना कंपनीज अभी क्या कर रही है, अपने हाथ धो रही है। हाथ धोना का मतलब होता है उसके छुटकारा पाना, तो अभी वो छुटकारा पा रही है ना सारे के सारे ब्रीडिंग एफर्ट से। प्रेफरिंग टू फंड सर्च फॉर न्यू फंगिसाइड्स इंस्टेड। वो क्या कर रही है ना, वो अभी क्या कर रही है, वो कह रहे हैं कि हमें केमिकल्स मंजूर है, हमने ब्रीडिंग नहीं करवानी है। कौन कह रहे हैं? कमर्शियल कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन आंसर। वी सपोर्टेड अ ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर 40 ईयर्स। हमने 40 साल एक ब्रीडिंग प्रोग्राम को हमारे दिए। इट वॉजंट एबल टू डेवलप एन ऑल्टरनेटिव टू कैवेडिश। वो ब्रीडिंग प्रोग्राम के बाद भी वो हमें कैवेडिश, जो इस एक पर्टिकुलर टाइप का बनाना होता है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाया। इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड वी गॉट नथिंग बैक। बहुत भी महंगा भी था लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। दैट मीन्स कि इन्होंने अभी ब्रीडिंग स्टॉप कर दी है। कैवेडिश की उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश, उसने अपने 40 साल दिए लेकिन उसको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, फिर अभी उसने उसको छोड़ ही दिया। सो यहाँ से किसने बोला? ये रोनाल्ड रोमेरो ने बोला। यहाँ से एवरीवन हमारा 6 का आंसर आ गया, दैट इज अवर रोनाल्ड रोमेरो, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन। बनाना डिजीज में डेवलप रेजिस्टेंस टू केमिकल स्प्रेइंग। की जो बनाना की डिजीज है ना, चाहे आप जितनी मर्जी केमिकल स्प्रे कर लो, वो उससे रेजिस्टेंस बना लेगी। दैट मीन्स कि वो उसके ऊपर केमिकल स्प्रे का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। आंसर इज सी, एमिली फ्रिसन ने बोला था ये। एवरीवन आपको मूव करना पड़ेगा फर्स्ट पेज पर, जो लास्ट पैराग्राफ है ना आपका, वहां पर आपको सरनेम मिलना था लास्ट 5th लाइन में एमिली का। एमिली फ्रिसन आपको फिर मिलना था नीचे 5th लाइन में। यहाँ पर फ्रिसन की बात हो रही है थोड़ी सी उससे पहले, ऊपर से लास्ट 6th लाइन में यहाँ पर गिवन है, एज सोन एज यू ब्रिंग अ न्यू फंगिसाइड। जितनी जल्दी आप एक नया फंगिसाइड लेकर आओगे, दे डेवलप रेजिस्टेंस, और जो डिजीज है वो तो उससे रेजिस्टेंस बना लेती है। दैट मीन्स फंगिसाइड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जितना आप चाहे न्यू केमिकल स्प्रे जितनी मर्जी यूज कर लो, वो रेजिस्टेंस करेगी ही करेगी। किसने बोला? फ्रिसन ने बोला। यहाँ से एवरीवन 7th का आंसर आ गया हमारा, दैट इज ऑप्शन सी, कि बनाना डिजीज जो है वो रेजिस्टेंस करेगी केमिकल स्प्रे को, फंगिसाइड को। सी ऑप्शन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, a banana disease has destroyed a large number of banana plantations। कि बनाना डिजीज ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा बनानास जो थी, जो प्लांट किए थे हमने, उनको खराब कर दिया। आंसर इज ई, लुडिया गैस्पैरेटो, इसने बोला था। लेट्स फाइंड आउट कि ये हमें कहाँ पर गिवन था, इसका नेम कहाँ पर गिवन था। एवरीवन फर्स्ट पेज पर जो हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है ना, लुडियार गैस्पैरेटो, वहां पर हमें उसका नेम मिल रहा है। नीचे से 4th लाइन में हमने रीड करना है। मोस्ट ऑफ द बनाना फील्ड्स इन अमेजोनिया हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डिजीज।
ज्यादातर जो बनाना की फील्ड है ना अमेजोनिया में, वो सारी की सारी ही एक डिजीज ने डिस्ट्रॉय कर दिए, खराब कर दिए। बनाना फील्ड्स, बनाना प्लांटेशन सभी की सभी खराब कर दिए। यहाँ से आंसर आ गया ये लुडियार गैस्पेरेटो का। यहाँ से 8th आंसर आ गया, 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, विच इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, कंज्यूमर्स वुड नॉट एक्सेप्ट जेनेटिकली ऑल्टर्ड क्रॉप्स। वो बोले कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, जो खाने वाले हैं इन बनानास वगैरह को, जो ये कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो हमने क्रॉप्स को ऑल्टर किया है, चेंज किया है जेनेटिकली। दैट मीन्स कि जिन क्रॉप्स के हमने जीन्स ही चेंज किए हैं, कंज्यूमर्स उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, खाना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली चेंज हुए हैं। वो तो हम बोलेंगे कि आर्टिफिशियली बनाए हुए इन्होंने। इसका आंसर जी बी, दैट इज डेविड मैकलॉर। लेट्स फाइंड आउट डेविड का नेम। डेविड का नेम हमें गिवन था एवरीवन लास्ट पैराग्राफ में, ऊपर से सेकंड लाइन रीड करनी है जी। बायोटेक्नोलॉजी, दैट मींस बायोलॉजी भी यूज की हमने, टेक्नोलॉजी भी यूज की। बायोटेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है, ठीक है। देयर आर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं कि क्या कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स चेंज होने थे और कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस की बात भी होगी। डेविड ने ये चीज बोली थी, और कहीं पर भी किसी ने कंज्यूमर की बात ही नहीं की। तो 9th का आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th, लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम बनानास फॉर अदर क्रॉप्स। की जो बनानास से हमने लेसन लर्न किए हैं वो हम बाकी क्रॉप्स के वास्ते भी यूज कर सकते हैं। आंसर इज सी। ये भी अगेन एमिली फ्रिशर ने बोला। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने मूव करना है, वहां पर आपको ना सेकंड फर्स्ट पेज पर जो सेकंड पैराग्राफ है ना, एमिली फ्रिशन का नेम वहां पर गिवन है, सेकंड लाइन में गिवन है। बट इट होल्ड्स अ लेसन फॉर अदर क्रॉप्स टू, कि हमें बाकी क्रॉप्स से भी बाकी क्रॉप्स के लिए भी एक लेसन मिल रहा है। द स्टेट ऑफ बनाना, जो अभी बनाना की स्टेट है ना, वो हमें एक बहुत ही बड़ा लेसन टीच कर रही है। सो यहाँ पर किसने बोला, ये एमिली फ्रिशन है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10th का, दैट इज अवर ऑप्शन सी। Let's move to the next category. Now the other category that we have here is true, false, not given. Question number 11 is banana is the oldest known fruit. Banana सबसे पुराना फ्रूट है। आंसर इज नॉट गिवन। इसकी बात हुई है लेकिन ये नहीं बोला गया कि ये सबसे पुराना यही है। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में गिवन था बनाना इज अमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रॉप्स। वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट क्रॉप्स में से ये एक है, ठीक है, लेकिन ये नहीं मेंशन कि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट फ्रूट भी यही है, ये चीज मेंशन नहीं है। तो इसके वास्ते एवरीवन हमारा आंसर यहाँ से चला गया नॉट गिवन, क्योंकि वो क्रॉप है बहुत ही पुराना, लेकिन सबसे पुराना वो नहीं है फ्रूट, ये चीज मेंशन नहीं है, तो नॉट गिवन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन, ग्रॉस मिशेल इज स्टिल बीइंग यूज्ड एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। जो ग्रॉस मिशेल है वो अभी भी हम एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, ऐसे बिजनेस वाला प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। ग्रॉस मिशेल एवरीवन था हमारा एक बनाना, ठीक है, वो अभी हम यूज ही नहीं करते हैं। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिल रही है, यस, ऑन द फर्स्ट पेज लास्ट सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पेज पर लास्ट सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में बात हुई है अंटिल 1950s तक ही वन वेराइटी, एक तरीके का बनाना, द ग्रॉस मिशेल डोमिनेटेड द वर्ल्ड्स कमर्शियल बनाना बिजनेस। 1950 तक उसका राज था ग्रॉस मिशेल का, लेकिन उसके बाद नहीं रहा। फाउंड बाय फ्रेंच बोटानिस्ट इन एशिया इन 1820s में उसने फाइंड आउट किया था। 1950s तक उसने राज किया, लेकिन उसके बाद नहीं। ग्रॉस मिशेल वाज ऑल अकाउंट्स ऑफ फाइन बनाना। वो बहुत ही अच्छा बनाना था, रिच था, स्वीट था देन टूडेज स्टैंडर्ड बनाना, लेकिन आज के बनाना के कंपैरेटिवली वो उससे ज्यादा स्वीट था। लेकिन अगर वो ग्रॉस मिशेल अभी भी यूज होता तो आज का बनाना कहाँ से गया। यहाँ से हमारा आंसर कि 1950 तक ही उसको यूज किया जाता था, फिर आज के बनाना के साथ इस पर्टिकुलर बनाना का कंपैरिजन हुआ तो हमें पता चल गया कि नहीं, आज के टाइम में ग्रॉस मिशेल को नहीं यूज किया जाता। इवन इस पैराग्राफ की ना लास्ट लाइन से भी आपको क्लियर हो जाएगा। 1960s में जो हमारे पास एक बनाना था, जो था कैवेंडिश बनाना, वो क्या हो गया, वो एक कमर्शियल किंग बन गया और अभी भी वो राज कर रहा है, इट इज स्टिल राइनिंग। फिर क्या हुआ, जो ये कैवेंडिश बनाना था उसने रिप्लेस कर दिया ग्रॉस मिशेल को सुपरमार्केट शेल्स में। दैट मींस कि अभी हम कैवेंडिश बनाना को यूज कर रहे हैं, ग्रॉस मिशेल को नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ से आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके चला गया हमारा फॉल्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, बनाना इज द मेन फूड इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज का बनाना मेन फूड है। आंसर इज ट्रू, ऐसा तो है। अभी ऐसा कैसे है, अगेन आपको मूव करना पड़ेगा फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन,
500 million people in Asia and Africa depend on banana, की बिलियन, आधा बिलियन जो लोग हैं एशिया और अफ्रीका में वो बनाना के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. बनाना बनाना जो है वो उनको कैलोरीज प्रोवाइड करता है और वो हर रोज खाते हैं. इट्स नेम इज सिनोनिम विद फूड. फूड के साथ भी इसका नेम सिनोनिम करता है. दैट मीन्स कि ये बनाना जो है उसको एज अ फूड ट्रीट किया जाता है. एशिया और अफ्रीका में 500 मिलियन लोग इसको हर रोज खाते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, यही उनका रोजी रोटी है. सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया कि बनाना जो बहुत ही पॉपुलर है वो फूड है. कुछ कंट्रीज में फूड है. आंसर इज ट्रू. Let's move to the second passage now. Coastal archaeology of Britain. The first question category that we have here is that is MCQs. Everyone, let's read question number 14th. 14th question is, what has caused public interest in coastal archaeology in recent years? कुछ सालों में coastal archaeology के ऊपर public interest क्यों है? और हमें इसका आंसर क्या मिल रहा है? आंसर इज बी, द राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज. कि क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयर करना लोगों को स्टार्ट किया है, इसकी वजह से ही जो कोस्टल आर्कियोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. बी पैराग्राफ ऑलमोस्ट हमें सारे रीड करना पड़ेगा, लेकिन हम फर्स्ट लाइन से पहले रीड करते हैं. It is possible to trace a variety of causes for this concentration of effort and interest. कि लोगों का अभी जो ऐसा इंटरेस्ट आ गया और जो एफर्ट आ रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. ठीक है. 1980s और 1990s में हुआ क्या था ना, एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो पब्लिक डिबेट थी वो होनी स्टार्ट होगी. क्यों? जैसे जैसे अवेयरनेस होती स्टार्ट होगी, वैसे वैसे पब्लिक की जो डिबेट है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक के जो एफर्ट्स है वो बढ़ गए. किसकी वजह से बढ़े? जो क्लाइमेट चेंज की हमने अवेयरनेस स्प्रेड की थी, ये साइंटिफिक रिसर्च जो हुई थी उसके कारण ही ये सब कुछ हो पाया. सो यहाँ से एवरीवन बी पैराग्राफ से हमारा 14th का आंसर आया. दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. What does the passage say about the evidence of boat? जो एविडेंस हमें बोट्स का के ऊपर है मिला हुआ है, उसके बारे में पैसेज क्या बोल रहा है? एवरीवन, आंसर इज सी. द यूज ऑफ बोट्स हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड फॉर 1000 years. कि जैसे हम बोट्स को यूज करते हैं, इस यूज को हमने रिकॉर्ड तक नहीं किया. पिछले 1000 years में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने. अभी बोट्स की हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी थी और ये हमें मिली थी सेकंड पेज पर. एवरीवन, इन पैराग्राफ नंबर एफ हमें वहां पर फर्स्ट टाइम बोट्स की जो बात है वो होनी स्टार्ट हो गई थी. हमने रीड करना है पैराग्राफ की थर्ड लाइन में. द प्री हिस्टोरिक Sewn plank boats such as those from the Humber estuary or Dover all seem to belong to the second millennium BC. कि जो हमने ये पर्टिकुलर बोट्स के नाम अभी बताए हैं वो तो हमें लग रहा है कि सेकेंड मिलेनियम जो था हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसके हैं. आफ्टर दिस, इसके बाद देयर इज अ गैप इन द रिकॉर्ड ऑफ अ मिलेनियम. फिर हमारे टाइम पीरियड में गैप आया विच कैनॉट येट बी एक्सप्लेन बिफोर बोट्स रीअपियर. फिर उस टाइम में बोट्स गुम होगी, लेकिन उसके बाद फिर से बोट्स वापस आ गई. दैट मीन्स कि हमारे पास एक पर्टिकुलर मिलेनियम है, एक पर्टिकुलर 1000 years है जिसमें बोट्स यूज ही नहीं हुई और हमें पता भी नहीं कि ये क्यों है. सो यहाँ से एवरीवन जो हमें एविडेंस मिला है बोट्स का, यहाँ से हमें पता चला कि जो बोट्स का यूज है ये हमने 1000 years के वास्ते तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, एक मिलेनियम के वास्ते तो रिकॉर्ड ही नहीं किया. सो 15 का आंसर आ गया सी. नाउ 16th क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डिस्कवर्ड फ्रॉम द एयर? हम हवा से, एयर से क्या डिस्कवर कर सकते हैं? एवरीवन, एयर की बात इन जनरल कोई नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ से मैं आपको बताऊंगी वहां पर एयर की बात थोड़ी सी हुई थी. इसका आंसर है जी फिशरीज. फिशरीज हम देख सकते हैं एयर से. इसकी लोकेशन एवरीवन इन एच पैराग्राफ. एच पैराग्राफ की ऊपर से लाइन नंबर अगर आप 5 देखो वहां पर आपको मिलेगा एरियल फोटोग्राफी. आई होप कि आपने एरियल फोटोग्राफी के बारे में सुना हो. एरियल फोटोग्राफी का मतलब होता है जब हम हवा से पिक्चर्स क्लिक करते हैं. मे बी हम एरोप्लेन में हो सकते हैं, हम किसी हवा में हो सकते हैं, लाइक हम किसी भी चीज में हो सकते हैं, हम हेलीकॉप्टर में हो सकते हैं और हम हवा से जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, मे बी सैटेलाइट से वो पिक्चर्स क्लिक हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं जी एरियल फोटोग्राफी. अभी यहाँ पर भी ये चीज मेंशन थी. Elaborate wood fish wires often of considerable extent and responsive to aerial photography in shallow water have been identified in areas such as Essex and Severn estuary. कि जो वुड की हमने फिश वायर्स बनाई होती हैं
ताकि वो एरियल फोटोग्राफी में आ सके पानी में। ये चीज हमने देखी है इन दो पर्टिकुलर एरियाज में। किसके वास्ते देखी है? ताकि हम ये देख सके कि वहां पर फिश या सेलफिश है या नहीं है। और ये फिश वायर्स हमने क्यों बनाई होंगी? फिश को पकड़ने के लिए बनाई होंगी ना। सो एरियल फोटोग्राफी हम कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं? फिश की। यहां से एवरीवन हमारा 16 का आंसर आ गया। दैट इज अवर ऑप्शन डी, फिशरीज। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव हियर इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 17। England lost much of its land after the ice age due to the rising sea level। वो बोल रहे हैं कि इंग्लैंड ने अपनी ज्यादातर जमीन जो थी वो घुमा दी, क्योंकि आइस एज के बाद जो समुद्र के लेवल थे वो काफी बढ़ गए थे, इसलिए जो इंग्लैंड है उसका आधी जमीन जो है वो पानी के नीचे आ गई है। आंसर इज ट्रू। ऐसी तो है बात। फर्स्ट पेज पर हमें मूव करना पड़ेगा एवरीवन। फर्स्ट पेज पर जब आप मूव करते हो ना, आपको पैराग्राफ नंबर सी में इसकी लोकेशन मिलेगी फर्स्ट लाइन से। The dominant process affecting the physical form of England in most post-glacial period has been rising the altitude of sea level relative to land। कि जमीन के कंपैरेटिवली जो समुद्र का लेवल है ना वो बढ़ रहा है ग्लेशियल पीरियड के बाद, दैट मीन्स कि आइस एज के बाद। एज द ग्लेशियर्स मेल्टेड, जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, द लैंड मास रीएडजस्टेड, वैसे वैसे हमारी जमीन एडजस्ट होगी, दैट मीन्स कि हमारी जमीन कम होगी। The encroachment of the sea, the loss of huge areas of land now under North Sea and English Channel। कि फिर उससे क्या हुआ? समुद्र बढ़ गया और बहुत सारी जमीन, ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड अभी क्या है? वो पानी के नीचे है, नॉर्थ सी में है। दैट मीन्स कि इंग्लैंड ने अपनी बहुत सारी जमीन जो थी वो घुमा दी। यहां से एवरीवन 17 का आंसर आ गया। दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18। Now 18th question is the coastline of England has changed periodically। कि जो इंग्लैंड का किनारा है, समुद्र का जो किनारा है, कोस्ट लाइन है, वो बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है। पीरियड बाय पीरियड, टाइम बाय टाइम चेंज हुई है। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि वो टाइम बाय टाइम नहीं चेंज हुई, वो पीरियोडिकली नहीं चेंज हुई, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ, दैट इज सी अगेन। सी पैराग्राफ में नीचे से आपको थर्ड लाइन में मिलेगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हुआ है, और इसके बारे में तो हमने डॉक्यूमेंटेशन भी किया, हमें पता है। वी नो लिटिल अबाउट द कॉन्स्टेंट रिकन्फिग्रेशन ऑफ द कोस्ट लाइन। लेकिन जो किनारा है समुद्र का वो जैसे कॉन्स्टेंटली लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसके बारे में हमें बहुत कम पता है। दैट मीन्स कि उसकी कोस्ट लाइन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, वहां बोला नहीं पीरियोडिकली चेंज हो रही है, पीरियड बाय पीरियड तो नहीं हो रही ना, टाइम बाय टाइम नहीं हो रही, वो कॉन्स्टेंटली लगातार हो रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके हो गया false। Let's move to question number 19th everyone। Coastal archaeological evidence may be well protected by sea water। कि जो coastal archaeology का evidence है, जो अभी हम ये समुद्र वाला evidence find out कर रहे हैं, वो मे बी समुद्र के पानी ने ज्यादा अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट करके रखा होगा उस एविडेंस को। आंसर इज ट्रू। एवरीवन इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, इसके दो लोकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको फर्स्ट पेज पर जो ई पैराग्राफ है ना यहाँ से मिल सकती है, एक जो इस पैसेज का लास्ट पैराग्राफ है आपको वहां से मिल सकती है। सो ई पैराग्राफ में अगर हम मूव करें, फर्स्ट लाइन से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? इन सम केसेस दीज बरीड लैंड सर्फेसिस डू कंटेन एविडेंस। कि ये जो हम जमीन जो ये बरीड है, ये दफनाई गई जो सरफेस है, वहां से हमें एविडेंस मिल सकता है कि ह्यूमन ने खराब किया है, ह्यूमन ने एक्सप्लॉइट किया है। और व्हाट वाज कोस्टल एनवायरनमेंट, कि जो ये हमारा कोस्टल एनवायरनमेंट था, ये किनारे पर जो इतना हमारा फॉरेस्ट वगैरह होता था, इसको ह्यूमन ने ही खराब किया है। ये हमें सरफेस से, लैंड सरफेस एविडेंस मिल सकता है। एंड एल्सवेयर अलोंग द मॉडर्न कोस्ट दैट देयर इज सिमिलर एविडेंस। और जो मॉडर्न कोस्ट है, जो अभी अभी ताजी ताजी किनारा बना है, वहां से भी हमें एविडेंस क्लियर हो सकता है। वेयर द एविडेंस डज रिलेट टू पास्ट ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। ये हमें बता सकता है एविडेंस यहाँ से कि हाँ ह्यूमन ने ही सभी को एक्सप्लॉइट किया था। ऑफ द रिसोर्सेज, इसने सारे रिसोर्सेज खराब किए हैं, और अपॉर्चुनिटीज इसने खराब की हैं ऑफर्ड बाय सी एंड द कोस्ट। दिस इज बोथ डाइवर्स एंड एज येट लिटिल अंडरस्टूड। इसके बारे में ये एविडेंस हमें बहुत ही ज्यादा गिवन है, लेकिन इसके बारे में हमने बहुत ही कम समझा है। किसके बारे में? जो ये एविडेंस हमें उस किनारे से मिल रहा था, और जो एविडेंस था ये गुड था। यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई। इवन एवरीवन अगर आप लास्ट पैराग्राफ में मूव करो ना, पैराग्राफ आई में, उसकी फर्स्ट लाइन से भी आपको क्लियर है। सम एप्रिसिएशन ऑफ द वेराइटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्रिजर्व्ड इन द कोस्टल जोन। की जो ये पानी का इलाका है
उसमें भी जो ये एविडेंस है, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, ये जो एविडेंस है ये प्रिजर्व कर स्टोर कर रखा है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा, इसकी वेराइटी भी बहुत ज्यादा है। इवन एवरीवन, आई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से भी आपको आंसर क्लियर हो सकता है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है दैट इज ट्रू। कोस्टल आर्कियोलॉजी ने जो एविडेंस है उसको प्रोटेक्ट कर रखा है सी वाटर में। लेट्स मूव टू 20th क्वेश्चन। द डिजाइन ऑफ बोट्स यूज्ड बाय प्री मॉडर्न पीपल वाज वेरी सिंपल। कि जो बोट्स का डिजाइन पहले लोगों ने ये मॉडर्न टाइम से पहले यूज किया था वो काफी सिंपल था। आंसर इज फॉल्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सेकंड पेज पर जो एफ पैराग्राफ है ना एवरीवन, एफ पैराग्राफ में बोट्स की स्टार्टिंग हो रही थी, ठीक है, आपने सभी ने रीड करना है जी, नीचे से थर्ड लाइन में, वहां पर क्लियर है। बोट्स वर सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स तो होते हैं मटीरियल, कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे मुश्किल, सिंपल तो यानी सिंपल का ऑपोजिट हो गया कॉम्प्लेक्स। ये काफी कॉम्प्लेक्स थे प्री मॉडर्न सोसाइटीज ने जो प्रोड्यूस किए थे। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके 20th का आ गया, दैट इज फॉल्स, कि वो सिंपल नहीं था, वो कॉम्प्लेक्स था। क्वेश्चन नंबर 21। सिमिलर बोट्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड इन मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। की बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी हमने बहुत सारी ऐसी बोट्स देखी है। आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि और यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं हुई, रोमन की बात हुई है, ठीक है, लेकिन ये बात नहीं हुई कि हमने ऐसी बोट्स और भी कहीं पर देखी है। क्वेश्चन नंबर 22। देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। की हमने मिनरल को एक्सप्लॉइट किया है, उसके लिए उसके वास्ते हमारे पास एविडेंस और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही कम है। आंसर इज ट्रू, ये तो है। सेकंड पेज पर एवरीवन जो आपको पैराग्राफ मिलेगा, एच पैराग्राफ, वहां पर ये चीज गिवन है, नीचे से थर्ड लाइन में गिवन है अदर इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। बाकी इंडस्ट्रीज भी थी हमारे किनारे पर, either because the raw material outcropped there or for the ease of working and transport। या फिर वहां पर रॉ मटेरियल बहुत मिलता था, या तो हम इजीली काम कर सकते थे या ट्रांसपोर्ट कर सकते थे मिनरल्स को, जैसे कि सैंड, ग्रेवल, स्टोन, कोल, आयरन स्टोन, अल्मीनियम, ये सभी के सभी हमने एक्सप्लॉइट किए। दीज इंडस्ट्रीज आर पोअरली डॉक्यूमेंटेड। लेकिन इस इंडस्ट्रीज की डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हुई है, पोअरली हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स काफी कम है, फ्यू है। 22 का हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23। लार्ज पैसेंजर बोट्स आर कॉजिंग इंक्रीजिंग डैमेज टू द सी शोर। कि जो बड़ी बड़ी बोट्स है ना वो उसकी वजह से भी जो सी शोर है, किनारा है, उसके उस वो डैमेज हो रहा है। आंसर इज ट्रू। ये लास्ट पैराग्राफ से क्लियर होएगा आपको, आई पैराग्राफ में। आई पैराग्राफ में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7th लाइन में गिवन है द लार्ज साइज ऑफ फेरीज। एवरीवन, फेरीज होती हैं जो पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर जाती हैं। सो पैसेंजर बोट्स होगी, जो बड़ी बड़ी पैसेंजर बोट्स हैं, हैज ऑल्सो कॉज्ड एन इंक्रीज इन डैमेज। उसने भी बहुत ज्यादा डैमेज किया हुआ है, caused by their wash to fragile deposits in intertidal zone। intertidal zone में उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज मचाई हुई है। अभी intertidal zone क्या होता है? सी शोर। उन्होंने भी वहां पर बोला था कि सी शोर जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया है बड़ी बड़ी बोट से। सो यहाँ से आंसर आ गया हमारा, दैट इज ट्रू। नाउ द लास्ट कैटेगरी दैट वी हैव हियर इज लॉन्ग एमसीक्यूज। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और इसमें से हमने 3 ऑप्शंस को चूज करना था। इनमें से आपने 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी रीड किए हैं, एक ऑप्शन आपने इतनी रीड नहीं की, वो मैं आपको बता दूंगी। सो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेंशन्ड। ओके, अवर आंसर्स आर बी, डी एंड एफ। बी क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल लिव्ड क्लोज टू सी। कि समुद्र के पास कितने लोग रहते थे, इसको अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है एवरीवन। इसकी लोकेशन आपको मिलेगी फर्स्ट पेज पर, जो लास्ट पैराग्राफ है ना आपका, पैराग्राफ नंबर ई, वहां पर आपको ये मिल सकता है। कैसे, यहाँ पर गिवन है वी आर नॉट येट इन पोजिशन टू मेक इवन प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स टू द आंसर्स ऑफ द आंसर्स टू सच फंडामेंटल क्वेश्चंस। कि जो हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम इस हालत में भी नहीं है कि हम उसका सिर्फ अनुमान लगा सके। जैसे कि समुद्र कैसा था, समुद्र ने जो ह्यूमन थे उसने समुद्र को कैसे अफेक्ट किया, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एट दैट टाइम लिव्ड, समुद्र के पास कितने परसेंटेज पॉपुलेशन रहती थी। दैट मीन्स हमें पॉपुलेशन के बारे में भी नहीं पता था कि वहां पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है, कितने लोग रह रहे हैं। यहाँ से एवरीवन हमें मिला पहला आंसर हमारा, विच इज ऑप्शन बी। 24th आंसर हमें यहाँ से मिल गया। कि हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है कि कितने लोग वहां पर रहते थे। नेक्स्ट है जी डी, अवर नॉलेज ऑफ बोट एविडेंस इज लिमिटेड। कि जो बोट के ऊपर एविडेंस है वो हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे नॉलेज में तो गैप था वहां पर। एफ पैराग्राफ में मूव करते हैं। एफ पैराग्राफ में नीचे से एवरीवन 4th लाइन, बोट बिल्डिंग मस्ट हैव बीन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। कि बोट को बनाना बहुत ही अच्छी एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रही होगी अराउंड मच ऑफ अवर कोस्ट, वो किनारे पर।
येट वी नो ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट इट, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, दैट मीन्स हमारे पास एविडेंस ही नहीं है इसको लेकर। यहां से हमारा 25th आंसर आ गया विच इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये है जी एफ ऑप्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेटन्स द आर्कियोलॉजिकल रिमेन, कि ह्यूमन की वजह से ही जो ये हमारे पास एविडेंस है ना आर्कियोलॉजी का, ये खराब हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, ये थ्रेटन है, दैट मीन्स कि ये अभी रिस्क में है। लास्ट पैराग्राफ की एवरीवन आपको मिलेगी ये लाइन। फर्स्ट लाइन में भी ये चीज क्लियर है कि ह्यूमन रिमेन जो है वो कोस्टल जोन में ही प्रिजर्व्ड है, लेकिन ह्यूमन ने तो इसको खराब किया था। इवन लाइन नंबर 3 से रीड कीजिए, द प्रॉब्लम अराइजेज नॉट ओनली फ्रॉम द स्केल एंड वैरायटी ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, यही नहीं है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के एविडेंस हैं, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है, सिर्फ यही नहीं है, बट ऑल्सो फ्रॉम टू अदर सोर्सेज, और भी दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वो क्या है? द वेरी वेरीड नेचुरल एंड ह्यूमन थ्रेट्स, एक तो नेचर से हमें थ्रेट है, दूसरा ह्यूमन से भी हमें सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, कभी कभी बड़ी बड़ी वो टाउन्स बना रहा है, अपने डॉकलैंड एरियाज बना रहा है, समुद्र के पास टूरिज्म क्रिएट कर रहा है, लेजर एक्टिविटीज क्रिएट कर रहा है, फिर वो बड़ी बड़ी बोट्स लेकर आ रहा है। सो ह्यूमन की वजह से ही ये जो सारा का सारा हमारा आर्कियोलॉजी है वो सारी की सारी क्या है? खराब हो रही है, डैमेज पर है। सो यहाँ पर भी इवन लिखा है कि जो ड्राई लैंड साइट्स वगैरह हैं, जो भी ये चीज है, ये सबसे ज्यादा सीरियस चैलेंज है, सीरियस थ्रेट है। सो यहाँ से एवरीवन हमारा 26 का आंसर आ गया विच इज अवर ऑप्शन नंबर एफ। यस, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज दैट इज ट्रेवल बुक्स। ये पैसेज काफी इजी था एज कम्पेयर टू द अदर टू पैसेजेस। यहाँ पर हमें सबसे पहले है एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 27। वट वर मोस्ट पीपल ट्रैवलिंग फॉर द अर्ली डेज, पहले पहले दिनों में लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल तो कर रहे थे, लेकिन किसके वास्ते कर रहे थे? आंसर इज सी, नोइंग अदर पीपल एंड प्लेसेस बेटर, वो बाकी लोगों को और बाकी जगह को जानने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। एवरीवन फर्स्ट पैराग्राफ से आंसर है हमें मिल रहा। फर्स्ट पैराग्राफ में मूव कीजिए, लाइन नंबर 3 से रीड कीजिए। While the traveler's account give much valuable information on these foreign lands and provide a window for the understanding of local culture and histories, कि ये जो ट्रैवलर्स थे, जो इन्होंने कहानियां लिखी थी, वो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही थी इन फॉरेन लैंड्स के बारे में। दैट मीन्स कि ये जो नई नई जमीन, वो नए नए एरियाज को देख रहे थे, इलाकों को देख रहे थे, उसके बारे में नॉलेज दे रहे थे, और ये हमें विंडो प्रोवाइड कर रहे थे। दैट मीन्स ये हमें एक और नॉलेज दे रहे थे किनके बारे में? लोकल कल्चर्स और हिस्ट्री के बारे में। दैट मीन्स कि वहां के लोगों के बारे में और वहां के एरियाज के बारे में हमें नॉलेज मिल रही थी ट्रैवलर्स से। सो यहाँ से एवरीवन 27 का आंसर आ गया विच इज अवर ऑप्शन नंबर सी, नोइंग अदर पीपल एंड प्लेसेस, लोगों के बारे में भी जाना, दैट मीन्स कल्चर के बारे में जाना और प्लेसेस के बारे में जाना। क्वेश्चन नंबर 28, did the author say writing travel books is also a mirror for travelers themselves? ये ऑथर ने क्यों बोला कि अगर हम ट्रैवल बुक्स लिखते हैं तो लोगों के वास्ते भी, ट्रैवलर्स के वास्ते भी वो एक मिरर है? आंसर इज बी, बिकॉज ट्रैवलर्स रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन सोसाइटी एंड लाइफ, क्योंकि ट्रैवलर्स को अपनी सोसाइटी और लाइफ के बारे में भी वहां से पता चलता था, वो कंपैरिजन कर सकते थे, इसलिए वो मिरर था। एवरीवन फर्स्ट पैराग्राफ में अगेन लास्ट लाइन, दे आर ऑल्सो अ मिरर टू ट्रैवलर्स देमसेल्फ, वो उनके वास्ते मिरर भी है। For these accounts help them to have a better understanding of themselves, क्यों वो एक मिरर है? क्योंकि इन जो ये इतने रास्ते तय करते थे या इतनी कहानियां लिखते थे, उसकी वजह से ही वो अपने आप को भी बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते थे। सो यहाँ से एवरीवन हमें 28 का आंसर मिल गया विच इज अवर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ट्रैवलर्स की खुद की सोसाइटी और लाइफ के बारे में उन्होंने वहां से पता चलता था। आंसर इज बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो है हमारा टेबल कंप्लीशन। 2 वर्ड्स के हमारे पास लिमिट है। ये कैटेगरी काफी इजी है क्योंकि हमें डायरेक्ट कीवर्ड्स फाइंड आउट करने और हमें आंसर मिल जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? टाइम पीरियड था क्लासिकल ग्रीस, ट्रैवलर्स थे हमारे पास हेरोडोटस, डेस्टिनेशन थी इजिप्ट और एंटोलिया, पर्पस क्या था ट्रैवलिंग का? टुगेदर इंफॉर्मेशन फॉर द स्टडी ऑफ डैश, की हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी ताकि हम किसी चीज के बारे में स्टडी कर सकें। आंसर इज पर्शियन वॉर। हमें ये सारे कीवर्ड्स देखने हैं कहां पर मिल रहे हैं। लेट्स मूव एवरीवन। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हमारे पास है सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में ये देखो आपको इजिप्ट मिल गया सबसे पहले, राइट? फिर आपको लाइन नंबर एवरीवन 5 फोर्थ में मिल रहा है ग्रीक हिस्ट्री, हेरोडोटस, ये सारे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर हम रीड करते हैं, द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस रिपोर्टेड ऑन हिज ट्रेवल्स इन इजिप्ट एंड
एनाटोलिया, सो ये हमें इजिप्ट और एनाटोलिया भी मिल गया, हमें ग्रीक भी मिल गया। इन रिसर्चिंग, वो सर्च भी कर रहे थे, हिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ऑफ द पर्शियन वॉर। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया पर्शियन वॉर्स की, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट की, पर्शियन वॉर्स के ऊपर। सो ये है हमारा 29th क्वेश्चन आंसर। 30th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हैन डायनेस्टी है, जैंग क्वान है, सेंट्रल एशिया में था, टू सीक डैश, ये किसी को देखना चाहता था, आंसर इज एलीज, ताकि ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स वगैरह उनको देख सके। लेट्स फाइंड आउट एवरीवन, इसकी हमारे पास बात कहाँ हुई है। ओके, सेम ही पैराग्राफ में अगर आप मूव कीजिए, आपको नेक्स्ट में मिलेगा चाइनीज एनवॉय जैंग क्वान। जो चाइनीज थी वो क्या करते थे, वो जैंग क्वान को एनवॉय करते थे, और सेंट्रल एशिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एज फार एज वेस्ट इज बैक्ट्रा मॉडर्न डे अफगानिस्तान on the basis of travel undertaken in the 1st century BC while searching for allies for the Han dynasty। Han dynasties के वो allies जो हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनके दुश्मन जो है, उनको देखने के वास्ते ये सब कुछ कर रहे थे। सर्चिंग मतलब सीकिंग, सीक क्या देखा किसने उनको, उन्होंने किसको देखा, उन्होंने देखा जी एलीज को, हान डायनेस्टी की। हान डायनेस्टी वाज ऑलरेडी गिवन, आंसर हमारा आ गया यहाँ से एलीज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31 नाउ। 31st क्वेश्चन इज रोमन एम्पायर। यहाँ पर पटोलमी थे, स्ट्राबो थे, प्लिनी ऑफ द एल्डर थे, यहाँ फिर हमारे पास मेडिटेरियन सी आ गया। टू एक्वायर डैश, हम कुछ लेना चाहते थे, आंसर इज ज्योग्राफिकल नॉलेज, हम ज्योग्राफिकल नॉलेज लेना चाहते थे। हमें ये देखना है ये सभी की बात कम हुई है। उसके बाद ही एवरीवन हमें मिला रोमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफर जो थे पटोलमी, स्ट्राबो, प्लिनी द एल्डर, ये सारे के सारे इन्होंने अपने खुद के ट्रैवल्स लिखे मेडिटेरियन सी में, वर्ल्ड में, एज वेल एज रिपोर्ट्स ऑफ अदर ट्रैवलर्स, उन्होंने बाकी ट्रैवलर्स की रिपोर्ट्स को भी देखा, टू कंपाइल, ताकि वो इकट्ठा कर सके वास्ट कॉम्पेंडिया ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज, ताकि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके ज्योग्राफिकल नॉलेज के ऊपर। वन कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, वहां पर भी हमें गिवन है कि हम एक्वायर करना चाहते थे, लेना चाहते थे, क्या लेना चाहते थे, हम ज्योग्राफिकल नॉलेज लेना चाहते थे। यहाँ से आ गया हमारा आंसर 31 का ज्योग्राफिकल लोकेशन, सॉरी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर क्या है हमारे पास, पोस्ट क्लासिकल एरा है 500 से 1500 सी तक। फिर यहाँ पर थे मुस्लिम्स, वो ईस्ट अफ्रीका से इंडोनेशिया और मक्का गए थे, ताकि वो ट्रेड कर सके और कुछ और कर सके, आंसर इज पिलग्रिमेज, या तो वो ट्रेड कर सके या फिर वो रिलीजियस प्लेसेस पर जा सके, पिलग्रिमेज कर सके। ओके, सो फर्स्ट लाइन से हमें मिल गया पोस्ट क्लासिकल एरा 500 से 1500 मिल गया। ट्रेड एंड पिलग्रिमेज emerged as major incentives of travel to foreign lands। यहाँ पर ट्रेड ऑलरेडी गिवन है, वहां पर लिखा था ट्रेडिंग के वास्ते भी और किसी और चीज के वास्ते भी। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी जी पिलग्रिमेज। सो 32nd का आंसर हमें यहाँ से मिल गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 नाउ। 5th एंड 9th सेंचुरी सीई में चाइनीज बुद्धिस्ट थे, उनकी डेस्टिनेशन क्या थी, हमने देखा वो कहाँ पर गए थे, वो गए थे जी इंडिया में। लेट्स मूव एवरीवन, चाइनीज की बात कहाँ पर हुई है। ओके एवरीवन, उसी पैराग्राफ में हमें मिल रहा है जी पोस्ट क्लासिकल एरा में। फिर यहाँ पर नीचे से एवरीवन 4th लाइन में गिवन है 5th एंड 9th सेंचुरी सीई, ये हमें ऑलरेडी टाइम पीरियड गिवन था। हंड्रेड्स और इवन 1000 चाइनीज बुद्धिस्ट जो थे ट्रेवल टू इंडिया, वो इंडिया में गए थे। सो इनकी डेस्टिनेशन क्या थी, उनकी डेस्टिनेशन थी जी इंडिया। लेट्स मूव टू 34th क्वेश्चन नाउ। 34th क्वेश्चन इज 19th सेंचुरी के दौरान जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे एशिया और अफ्रीका में, उनकी ये डेस्टिनेशन थी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द डैश दे सेटअप। कोई चीज उन्होंने खुद सेट की थी, इस्टेब्लिश की थी, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते थे। उन्होंने कौन सी चीज सेट की थी, आंसर इज कॉलोनीज, उन्होंने कॉलोनीज सेट की थी। ओके, सो हमने 19th सेंचुरी फाइंड आउट करना है। 19th सेंचुरी में कहाँ पर गिवन है, ओके 19th से 12th सेंचुरी आ गई हमारे पास, ये आ गया जी अर्ली मॉडर्न एरा, रीडिंग का आ गया। ओके, सो फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पर 19th सेंचुरी गिवन है। यहाँ पर हमें यूरोपियन ट्रैवलर्स गिवन है, अफ्रीका और अमेरिका गिवन है, फ्रेश राउंड गिवन है। ओके, सेकंड लाइन से मीनवाइल यूरोपियन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, डिवोटेड न्यूमरस राइटिंग्स, बहुत ज्यादा उन्होंने राइटिंग्स लिखी, टू द सोसाइटीज ऑफ देयर कॉलोनियल सब्जेक्ट, कॉलोनियल जो सब्जेक्ट थे उन्होंने उनके बारे में सबसे ज्यादा लिखी, पर्टिकुलरली इन एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनीज, एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा लिखी। दैट दे एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने किसको एस्टैब्लिश किया था, किसको सेटअप किया था, एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज को। हमारे पास तो सिर्फ 2 वर्ड्स की लिमिट है, एशियन और अफ्रीकन तो हमें पहले से गिवन है, हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ कॉलोनीज की। उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने सिर्फ कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी।
लेट्स मूव टू 35th क्वेश्चन नाउ। 35th है, जब 1800 का मिड सेंचुरी हुई तब जो सुन यत सेन, फुकुजावा और जुकिची थे, ये इंसान थे, ये जो राइटर्स थे, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स इनकी डेस्टिनेशन थी। ये गए वहां पर टू स्टडी द डैश ऑफ देयर सोसाइटीज, अपनी खुद की सोसाइटीज की किसी चीज को स्टडी करने गए थे। आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने गए थे। ओके एवरीवन, उसी पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है मिड सेंचुरी में। मिड सेंचुरी में हुआ क्या, यूरोपियन और जो यूरो अमेरिकन सोसाइटी थी, एशियन ट्रैवलर्स जो थे, उन्होंने विजिट किया यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में, ताकि एक उम्मीद में उन्होंने वहां पर ट्रैवल किया ताकि वो डिस्कवर कर सके ऐसे प्रिंसिपल्स जो यूजफुल हैं ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते ऑफ देयर सोसाइटी। उनकी खुद की सोसाइटीज की क्या देखी उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन देखी कि ऑर्गेनाइजेशन है उनकी खुद की सोसाइटी में या नहीं। सो 35th का आंसर यहां से आ गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, पीपल फ्रॉम डैश कंट्रीज, लोग जो थे वो किसी पर्टिकुलर कंट्रीज से थे जिन्होंने मास टूरिज्म, उनका ये डेस्टिनेशन थी। आंसर इज वेल्दी कंट्रीज, वो वेल्दी कंट्रीज थे। 20th सेंचुरी की बात एवरीवन हुई है जी लास्ट पैराग्राफ में। 20th सेंचुरी आपको यहाँ से मिलेगा। फिर एवरीवन मास टूरिज्म की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। लाइन नंबर 5 में, मास टूरिज्म विच इमर्ज्ड एज अ मेजर फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, लोग बहुत ज्यादा मास टूरिज्म कर रहे हैं। फॉर इंडिविजुअल्स, खासकर ये उन लोगों के वास्ते है लिविंग इन वर्ल्ड्स वेल्दी सोसाइटी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्दी रिच सोसाइटीज में रह रहे हैं, रिच कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके वास्ते है। सो यहाँ से हमारा 36 का आंसर आ गया, दैट इज वेल्दी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन। अभी हमारे पास है अगेन एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 37, why were the imperial rulers specially interested in these travel societies? So story sorry कि जो imperial rulers थे वो इन travel stories में इतने interested क्यों थे? आंसर इज डी, they desired knowledge of their empire, क्योंकि वो अपने खुद के राज्य के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी चाहते थे, इसके वास्ते। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें मिल रही है जी फर्स्ट पेज पर, जो आपको मिलेगा ना पैराग्राफ नंबर 2। वहां पर वैसे इम्पेरियल जो हमारे पास थे किंग थे और उनकी बात होनी स्टार्ट हो गई थी। आपको मिलेगा एवरीवन सेकंड लाइन से, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इम्पेरियल स्टेट, जब बड़ी बड़ी ये स्टेट्स बन गई थी राज्यों की, इम्पेरियल की, जो ये पावर में थे इन द क्लासिकल वर्ल्ड, ट्रैवल accounts emerged as a prominent literary genre in many lands। तब जो थी, जो ट्रैवल स्टोरीज थी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी, जॉनरे बन गई थी बहुत सारी जमीनों के वास्ते। एंड दे हैड स्पेशली स्ट्रॉन्ग अपील, और ये क्या थी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी किनके वास्ते, रूरल के वास्ते, राजो जो महाराजे होते थे उनके वास्ते सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। डिजायरिंग, जो चाहते थे, क्या चाहते थे जी, यूजफुल नॉलेज अबाउट देयर रियल्स। रियल्स का मतलब होता है एवरीवन उनके खुद के राज्य, वो अपने एरिया के बारे में, अपने जमीन के बारे में, अपने राज्य के बारे में क्या जानना चाहते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज, यूजफुल नॉलेज गेन करना चाहते थे जो इंपेरिकल रूलर्स थे। यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया 37 का, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी ऑप्शन। दे डिजायर्ड, वो चाहते थे नॉलेज ऑफ देयर एम्पायर, अपने रियल्म की, अपने राज्य की नॉलेज गेन करना चाहते थे। लेट्स मूव टू 38 क्वेश्चन, who were the largest groups to record their spiritual trips during the post classical era? पोस्ट क्लासिकल टाइम के दौरान जो लोग जिन्होंने अपने रिलीजन के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रिप्स को रिकॉर्ड किया, वो कौन सा ग्रुप था? आंसर इज बी, मुस्लिम पिलग्रिम्स। जो मुस्लिम पिलग्रिम्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ट्रिप्स की थी और वो उन्होंने रिकॉर्ड भी की थी। एवरीवन, फर्स्ट पेज पर अगेन आपको मूव करना पड़ेगा। जो पैराग्राफ नंबर हमारा 3 है ना, वहां पर, यहाँ पर एवरीवन सेंटर में गिवन है आपको लाइन नंबर 7 से, मुस्लिम्स हैव फॉलोड हिज एग्जाम्पल। मुस्लिम ने, एक इंसान था मोहम्मद, ओके, सिंस द प्रॉफिट मोहम्मद ओरिजिनल पिलग्रिमेज टू मक्का, अनटोल्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैव फॉलोड हिज एग्जाम्पल, कि जो हमारे मोहम्मद थे, जो मुस्लिम्स के गुरु थे, उन्होंने मक्का की तरफ वो गए थे एज अ पिलग्रिमेज, दैट मीन्स की यात्रा के वास्ते, और फिर बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी उनको फॉलो किया था। थाउजेंड्स ऑफ हज उन्होंने की थी, हैव रिलेटेड देयर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिखा है। ईस्ट एशियन ट्रैवलर्स वर नॉट क्वाइट सो प्रोमिनेंट, जो ईस्ट एशिया में भी ट्रैवलर्स थे लेकिन वो भी इतने बड़े नहीं थे, इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, इतने ज्यादा फेमस नहीं थे एज मुस्लिम्स ड्यूरिंग द पोस्ट कॉलोनियल
क्लासिकल एरा। पोस्ट क्लासिकल एरा में मुस्लिम से ज्यादा उस टाइम पर कोई भी पॉपुलर नहीं था। दैट मीन्स कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर थे? जो मुस्लिम पिलग्रिम्स थे। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया जी, मुस्लिम पिलग्रिम्स, क्योंकि वो पिलग्रिमेज के वास्ते गए थे ना, इसलिए यहाँ से आ गया आंसर बी, मुस्लिम पिलग्रिम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न एरा, सो अर्ली उस एरा के दौरान, मॉडर्न टाइम के दौरान, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवल बुक्स वर पब्लिश। बहुत ज्यादा नंबर जो बुक्स का था वो पब्लिश हुआ था। किसके वास्ते? टू, आंसर इज ए, मीट द पब्लिक्स इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था, इसके वास्ते बहुत ज्यादा बुक्स जो थी हमें पब्लिश करनी पड़ी थी। ओके एवरीवन, इसकी लोकेशन है हमें फर्स्ट पेज पर, जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है वहां पर मिल रही है। लाइन नंबर 3 से रीड करते हैं। बट यूरोपियन पीपल वेंचर टू द डिस्टेंट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब। जो यूरोपियन थे वो दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में घूमने चले गए। एंड यूरोपियन प्रिंटिंग प्रेस चर्न्ड आउट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवल अकाउंट, और फिर उन्होंने हजारा बुक्स जो थी वो पब्लिश की, प्रेस ने प्रिंट करनी स्टार्ट कर दी। दैट डिस्क्राइब्ड फॉरेन लैंड, जो इन्होंने इतनी अलग अलग जमीनें देखी थी, इतने अलग अलग एरियाज के यहाँ पर वो घूम कर आए थे, उनको डिस्क्राइब कर रहे थे। एंड पीपल, इंसानों को भी डिस्क्राइब कर रहे थे। उन्होंने बुक्स अभी किसके वास्ते प्रिंट की? फॉर अ रीडिंग पब्लिक, जो पब्लिक इन बुक्स को रीड कर रही थी, जिनकी एपेटाइट, जिनकी भूख इनसेटिएबल थी, दैट मीन्स कि जिनकी भूख हम मिटा ही नहीं सकते थे ऐसे बुक्स के वास्ते, उस रीडिंग पब्लिक के वास्ते हमने ये सारी की सारी बुक्स को पब्लिश किया था। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया, दैट इज रीडिंग पब्लिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी एवरीवन, sorry, last question everyone, that is question number 40th, that is what's the main theme of the passage। इस पूरे के पूरे पैसेज का मेन थीम क्या है? ऑप्शन ए, द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रैवल बुक्स, हमने प्रोडक्शन के बारे में तो सिर्फ बात नहीं की। ऑप्शन बी, द लिटरेरी स्टेटस, कि हाँ ये ट्रैवल बुक्स का औहदा क्या है, मे बी इसकी मान्यता क्या है, सिर्फ इसकी मान्यता की बात नहीं की कि हाँ एजुकेशन में इसका क्या लेवल है। ऑप्शन सी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सिर्फ हमने हिस्ट्री के बारे में तो बात नहीं की, हमने मॉडर्न टाइम के बारे में बात की है। ऑप्शन डी इज अवर आंसर, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल बुक्स, की पास से लेकर अब तक ट्रैवल बुक्स कैसे डेवलप हुई हैं उसकी बात हुई है। कैसे? अगर आप इवन फर्स्ट पैराग्राफ से देखो तो पहले हमें हिस्ट्री बताई कि हाँ ट्रैवल बुक्स कैसे थी, क्यों उन्होंने लोगों ने स्टार्ट की थी, हजारों साल पहले, 100 साल पहले, सेंचुरीज पहले उन्होंने क्यों अपने बारे में जानने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए, उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए उन्होंने ये सब किया। फिर जब हम लास्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं, लास्ट पैराग्राफ में वो चेंज हो रहा है। कैसे? उन्होंने बोला भी जो टूरिज्म है वो अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, वो रोम में अलग अलग एरियाज देखना चाहते हैं, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में वॉक करना चाहते हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं। अ पेक्यूलियर वेरिएंट ऑफ ट्रैवल अकाउंट्स अरोज टू मीट द नीड्स ऑफ दीज टूरिज्म। सो हम अभी हर लोग की जो इच्छा है वो डिफरेंट है, बुक्स अभी डिफरेंट है। गाइड बुक है, कहीं पर फूड के ऊपर एडवाइस है, कहीं पर लॉजिंग है, कहीं पर शॉपिंग के बारे में, कहीं पर कस्टम्स के बारे में है। सो हर एक इंसान के भूख के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं ना वो बदल रही हैं। दैट मीन्स कि ट्रैवल बुक्स में क्या हुआ है जी, डेवलपमेंट कैसे हुई है उसके बारे में हमें इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, दैट इज डी, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रैवल बुक्स। दिस इज एंड ऑफ रीडिंग एक्सप्लेनेशन है एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर जो रीडिंग है आपको क्लियर हुई हो, समझ लगी हो। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लस इसके ऊपर लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपका दिन अच्छा जाए और आपको रीडिंग मॉड्यूल काफ़ी ईजी लगना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू एवरीवन।